एक दौर था जब पंजाब की फिजाओं में गीतों से ज़्यादा गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी। पंजाब की पूरी नस्ल को बर्बाद किया जा रहा था। लड़कियों की, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी। मैनू कहते तेरे भरा नूं नंगा करके तेरे सामने कुटा। अगर कोई लड़का, नौजवान लड़का घर से निकलता तो उसके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती थी। ये दौर था 1984 से लेकर 1995 तक का। इन 11 सालों में पंजाब में जो कुछ भी हुआ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आतंकवाद कैसे आया और कैसे आतंकवाद खत्म हुआ। पंजाब का वो दौर जिसने पंजाब की धरती को लहू से रंग दिया था। मरने वाले भी पंजाबी थे और मारने वाले भी पंजाबी थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ था इन लोगों की आइडियोलॉजी का, इन लोगों की विचारधारा का। पंजाब ने 10 साल तक अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखा, अपनी औरतों की इज्जतों को लूटते हुए देखा। आखिर पंजाब में 1984 से लेकर 1995 तक हुआ क्या था? क्या वजह थी कि हजारों नौजवानों को पुलिस को मारना पड़ा? आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि आखिर कौन थे वो खाड़कू लोग जिन्हें कुछ लोग आतंकवादी कहते थे और वहीं कुछ लोग उन्हें धर्म के रक्षक कहते थे। हम इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए शुरू करेंगे 1984 से। जून 1984 जब गोल्डन टेम्पल पर इंडियन आर्मी ने अटैक किया तो सिखों ने जवाबी कार्रवाई में ऐसा अटैक किया कि आर्मी के होश तक उड़ गए, क्योंकि अंदर फॉर्मर जनरल शुभेग सिंह मौजूद थे जिन्होंने अंदर हाई लेवल की मोर्चाबंदी की थी। और उस वक्त की इंटेलिजेंस का ये सबसे बड़ा फेलियर था कि वो लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि गोल्डन टेम्पल के अंदर कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। आर्मी को कुछ सिखों को मारने के लिए टैंक और तोपों का सहारा लेना पड़ा था। खैर, आर्मी ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को मार दिया, बट उससे भी बड़ी ठेस जो सिखों को पहुंची वो था अकाल तख्त साहिब की बिल्डिंग का टूट जाना, क्योंकि आज भी सिखों के लिए अकाल तख्त साहिब से ऊपर कुछ भी नहीं है। और यही टूटी हुई बिल्डिंग से शुरू हुई ऐसी चिंगारी जो बाद में ऐसी आग में बदल गई जो हजारों लोगों के मरने के बाद ही ठंडी हुई। इस पूरे ऑपरेशन में मरने वालों के जो नंबर गवर्नमेंट ने दिए थे वो थे 500, लेकिन एक्चुअल में 5000 से भी ज़्यादा लोग इस ऑपरेशन में मारे गए थे। कहते हैं कि जब गोल्डन टेम्पल से लाशें निकाली गई तो ट्रक और जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार ने जानबूझ के वही दिन चुना जिस दिन गोल्डन टेम्पल में सबसे ज़्यादा भीड़ होनी थी, मतलब सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिन मनाया जाना था। इस दिन पूरे हरियाणा से, पंजाब से सिख लोग गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे पंजाब में प्रेस ब्लैकआउट कर दिया था, मतलब कोई भी मीडिया इस खबर को कवर नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी एक फॉरेनर जर्नलिस्ट ब्रह्म चैलेनी एक होटल में मौजूद थे, उन्होंने ये सारा ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा था। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आर्मी सिखों को पकड़कर उनके हाथ पीछे बांधकर उन्हें गोली मार देती थी। देखो, ये तो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होते ही 8 जून को एक नया ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन वुड रोज। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुनना। ऑपरेशन वुड रोज रूरल एरिया में चलाया गया था खाड़कू लहर को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए। आर्मी के ग्रुप सुबह सुबह किसी भी गाँव की घेराबंदी कर लेते, उस गाँव की तलाशी लेते। आर्मी के अकॉर्डिंग 15 से 35 साल के सिख नौजवानों को पोटेंशियल टेररिस्ट समझा जाता था, मतलब उनके ऊपर टेररिस्ट होने का डाउट किया जाता और लंबे समय तक उन लोगों पर नजर रखी जाती। हालात कुछ ऐसे थे कि सिखों के सिंबॉलिक कलर केसरी कलर की पगड़ी पहनने वाले नौजवानों को पुलिस बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लेती और उन्हें टॉर्चर करती। कहते हैं कि सिर्फ 4 हफ्तों में पुलिस ने 1 लाख नौजवानों को अरेस्ट कर लिया गया था और इनमें से बहुत से लोगों को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करके मार भी दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 8000 का है जो उस वक्त आर्मी ने या पुलिस ने मार दिए या इनको गायब कर दिया, जिनका आज तक कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिल पाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और वुड रोज की देन था इंदिरा गांधी का असैसिनेशन और दिल्ली के सिख जेनोसाइड। दिल्ली में हजारों सिखों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, सिखों के घर जला दिए गए, सिखों को जिंदा जला दिया गया, सिख औरतों की इज्जतों को लूटा गया। सबसे ज़्यादा जो कत्लो गारत हुई वो हुई थी दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी एरिया में। बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों को चाकू और लोहे की रोड जैसे हथियार मुहैया करवाए और सिखों के घरों की और दुकानों की निशानदेही भी करवाई।
यहाँ तक कि नगर पालिका से सिखों के पहचान पत्र उन लोगों को दिखाए गए, मतलब ये सीधा सीधा टारगेट किलिंग ही थी। एक इंसिडेंट हरियाणा के पटौदी गांव में हुआ था। वहां 17 सिख लोगों को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया था। आप जरा सोच के देखिए, 17 लोगों को एक साथ जिंदा जला देना, वो कितनी बेरहमी से कितनी दर्द भरी मौत होगी। और बात यही नहीं रुकी, 2 छोटी लड़कियों को पहले नंगा करके उनको घसीटा गया, फिर उनके साथ रेप किया, सेक्सुअल असोल्ट किए, फिर उसके बाद उन्हें भी जला दिया। इतने सिखों को मारा गया था कि दिल्ली के तिलक विहार एरिया को विधवा कॉलोनी का नाम दे दिया गया था। आप इमेजिन करके देखिए कि किस लेवल की दरिंदगी उन लोगों ने सिखों पर की होगी। पुलिस भी कोई FIR तक रजिस्टर नहीं करती थी। और इस मौत का नंगा नाच होने के बाद राजीव गांधी ने पता क्या कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो सर धरती तो हिलती है। उधर पंजाब में खाड़कूवाद धीरे धीरे दोबारा अपनी पीक पर आने लगा। अब आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। KPS गिल और तब के DGP जूलियो बुरो ने ऑपरेशन मंड शुरू किया। मंडे के इलाके का नाम है, अमृतसर के पास है। इसका मेन टारगेट था तख्त खालसा के मुखिया अवतार सिंह ब्रह्मा जी को पकड़ना। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि आर्मी ने उन्हें पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किए। आर्मी की 30 कंपनियां उस ऑपरेशन में लगाई गई, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल्ड रहा। उन लोगों ने आर्मी को पूरी तरह से बैकफुट पर कर दिया था और रात के अंधेरे में वो लोग भाग के निकलने में कामयाब हो गए। अब कुछ साल यही सब चलता रहा। कभी खालिस्तानी पुलिस को मार देते, कभी पुलिस खालिस्तानियों को मार देती। लेकिन अब आया 90s का वो दौर जिसने पंजाब की धरती को पूरी तरह से खून में रंग दिया था। इसी दौर में पंजाब पुलिस ने पंजाब की पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया था। और अब इस खेल में एंट्री होती है KPS गिल की। वो KPS गिल जिन्हें कुछ लोग पंजाब में शांति का मसीहा मानते हैं, बट ज़्यादातर लोग उसे बुच्चड़ यानी कि किसाई मानते हैं। कहते हैं कि KPS गिल बचपन में अंधेरे से डरता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ा होकर यही KPS गिल हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों में अंधेरा भर देगा। KPS गिल असम कैडर का IPS ऑफिसर था। उसने 28 साल असम के उग्रवाद को बड़ी नज़दीकी से देखा था। मतलब सरकार ने पंजाब की जलती आग में एक ऐसा ऑफिसर उतारा था जो ऑलरेडी ऐसे हालातों से लड़ चुका था। उसे एक्सपीरियंस था कि कैसे लोगों को कुचलना होता है। और यही वो ऐसा दौर था जब पंजाब में खालिस्तानी और पुलिस की जंग अपनी पीक पर थी। यहीं से पंजाब पुलिस की दरिंदगी शुरू हुई और ऐसी दरिंदगी हुई कि हज़ारों घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। हज़ारों बेकसूर सिखों को मारा गया, हज़ारों औरतों की इज्जतों को लूटा गया। सरकार एक टाडा एक्ट लेके आई थी जिसके तहत पुलिस किसी को भी डाउट होने पर अरेस्ट कर सकती थी, बल्कि 2 साल उसे बिना किसी मुकदमे के नज़रबंद भी रख सकती थी। इसी कानून के तहत पंजाब में लोगों की जिंदगियों को मजाक बना के रख दिया था। ह्यूमन राइट्स की हद से ज़्यादा उल्लंघना की गई। किसी भी खाड़कू को मारने पर 50,000 रुपया मिलता और उन्हें प्रमोशन मिलती। तो हुआ क्या कि DGP के ऑर्डर से पुलिस खालिस्तानियों को जिंदा पकड़ने की बजाय उनका एनकाउंटर कर देती। पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी थी कि जिसका भी दिल करता उसे जब मर्जी उनका दिल करता मार देती। आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे कि उस वक्त पंजाब में इतनी फेक किलिंग्स हुई कि तरन तारण के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कई साल तो बारात तक नहीं चढ़ी, क्योंकि लड़के ही खत्म हो गए थे। गांव के गांव खाली हो गए थे, सिर्फ औरतें ही बची थी। पुलिस डाउट होने पर किसी को भी अरेस्ट करती, उसे जमकर टॉर्चर करती, उनके मुंह में पेशाब करती, प्राइवेट पार्ट्स पर करंट लगाते, चाकू से बॉडी पर कट लगा के कट में नमक भर देते, नेल खींचते। इससे या तो इंसान मर जाता था, अगर नहीं मरता तो उसे गोली से मार देते और बाद में फेक खालिस्तानी कह के ये शो कर देते कि इसके पास से हथियार बरामद हुए, इसके घर से खाड़कू मिले, ये खुद खाड़कू था, और फेक एनकाउंटर करके उसका भोग डाल दिया। मरने वालों में ज़्यादातर लोगों की उम्र थी 15 से 35 साल। अगर कोई घर से निकलता तो उसके वापस आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी। माँ बाप कई सालों तक अपने बच्चों की वेट करते रहते, जो कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिए थे या जला दिए थे या सतलुज दरिया में फेंक दिए थे। और फेंकते भी ऐसे कि पहले इंसान की चेस्ट को चाकू से चीरते ताकि वो ऊपर ना आ सके। अब मैं आपके सामने एक इंसिडेंट रखता हूँ। इस इंसिडेंट को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या सच में ऐसा होता था? एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे, आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या सच में ऐसा कुछ होता था। एक औरत के सामने उसके भाई को नंगा किया गया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मिर्ची लगाई गई। उसके बाद उस औरत के सामने उसके भाई की दोनों टांगे खींचकर सेंटर से फाड़ दिया गया, जैसे हम कागज को फाड़ते हैं। और वो ना तो मरा था और ना ही वो जिंदा था, वो था अधमरा। और कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उस अधमरे भाई के सामने फिर उसकी बहन के कपड़े उतारे गए, उसकी बहन को नंगा किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्चें लगाई गई, उसकी आंखों में मिर्चें डाली गई। मेरी आंखों ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ।
उसकी आंखों को सारी सारी रात खोलकर एक लाइट के आगे खड़ा करके रखते ताकि सारी की सारी रोशनी उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ जाए। आप सोचिए, दिल कांप उठता है जब हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने ये सब अपने ऊपर सहन किया। सोचिए कैसे आखिर उन लोगों ने इस दौर में सरवाइव किया होगा। इस दौर में पुलिस की प्रमोशन का क्राइटेरिया पता क्या होता था कि कौन पुलिस वाला किस खाड़कू को कितनी दरिंदगी से मारता है। इस दौर में कुछ ऐसे एएसआई भर्ती हुए थे जो कुछ सालों में एसएसपी बन गए थे सिर्फ अपनी दरिंदगी की वजह से। और इसी लिस्ट में एक नाम आता है एसएसपी अजीत सिंह संधू का। खैर, पुलिस की फेक किलिंग बहुत जोरों से चल रही थी। न जाने कितने मासूम बेकसूर लोगों को पुलिस ने खाड़कू कह के मार दिया था और उनके घर वालों को उनकी लाश तक नहीं दी गई थी। और यहीं से एंट्री होती है पंजाब 95 यानी कि सतलुज मूवी के हीरो भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की। वो अमृतसर में सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर थे, पत्नी कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब पर थी, सब कुछ वेल सेटल्ड था। तो हुआ क्या कि जसवंत सिंह के बैंक के 2 कलीग काफी दिनों से लापता हो गए थे। जसवंत सिंह ने उन्हें ढूंढना चाहा और ढूंढते ढूंढते अमृतसर के शमशान घाट में पहुंच गया। जब वहां पहुंचे तो जसवंत सिंह ने जो हाल देखा, उस हालात ने जसवंत सिंह को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। जसवंत सिंह ने देखा कि पुलिस एक ट्रक भर के लाशों का लेके आई हुई थी। आप इमेजिन कीजिए कि ट्रक भर के लाशों का, कोई 1 या 2 लाशें नहीं, ट्रक भर के लाशों का। मतलब लाशें इतनी ज्यादा आती थी कि शमशान घाट की जगह कम पड़ जाती थी लाशों का संस्कार करने के लिए। 3-3, 4-4 लाशों को इकट्ठे ही जलाया जाता था। कहते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे होते थे जब ट्रक भर के लाशों का आता था। तब खालड़ा ने क्या किया, शमशान घाट के कर्मचारियों को कुछ पैसे वगैरह देके उनसे वो रजिस्टर अपने हाथ में ले लिए जिनके ऊपर मरने वालों का नाम, पता और पुलिस के साइन होते थे। रजिस्टर में मरने वालों का नाम, पता, पुलिस के साइन तो होते ही थे, बट लास्ट में एक चीज लिखी होती थी, वो था अनवेरिफाइड, मतलब लावारिस। इसी एक शब्द लावारिस ने खालड़ा के दिल में आग लगा दी कि कोई लाश आखिर लावारिस कैसे हो सकती है। अगर ये जेन्युइन किलिंग होती तो लाश उनके घर वालों को हैंडओवर कर दी जाती। जसवंत सिंह ने ये सारा डेटा फोटोस्टेट करवाया और सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये सब आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया होगा, बिल्कुल जेन्युइन किलिंग ही की होगी। आप एक बात बताओ कि अगर आतंकवादियों को सच में मारा होता तो उनकी डेड बॉडीज उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दी गई? अगर जेन्युइन किलिंग हुई होती तो लाशों को लावारिस बना के क्यों जलाया गया? लाशों को दरिया में क्यों फेंका गया? उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये सब फेक इनकाउंटर्स थे, अपना इनाम पाने के लिए, अपनी प्रमोशंस पाने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे कि 10-10, 15-15 साल के लड़कों को भी पुलिस फेक इनकाउंटर्स में मार देती थी। बच्चे घर से जाते तो उनके वापस आने की गारंटी नहीं होती थी। माँ बाप 10-10, 20-20 साल अपने बच्चों के मुंतजिर रहते थे कि हमारा बच्चा कभी तो वापस आएगा। जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते तो उन्हें धक्के मार के थाने से बाहर निकाल दिया जाता था। खालड़ा साहब ने सारे सबूत हाई कोर्ट में और कनाडा यूएनओ जैसे प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने रखे, जिसके बाद पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट पर जो प्रेशर था वो और बढ़ना शुरू हुआ। खैर, वक्त गुजरता गया, तब आया 31 अगस्त 1995 का वो दिन जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को उन्हीं के सिक्योरिटी मेंबर ने ह्यूमन बॉम्ब से उड़ा दिया था। बेअंत सिंह की मौत के बाद एक तबके में तो दुख था और दूसरे तबके में खुशी की लहर थी। पुलिस पर इन दोनों प्रेशर बढ़ रहा था। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर का प्रेशर था, ऊपर से जसवंत सिंह खालड़ा ने इनका जीना हराम कर रखा था। सीएम के असैसिनेशन के 6 दिन बाद डीजीपी केपीएस गिल ने एसएसपी अजीत सिंह संधू को जसवंत सिंह खालड़ा को रास्ते से हटाने के ऑर्डर दे दिए थे। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह अपने घर के बाहर कार वॉश कर रहे थे तो पुलिस ने उसे इलीगली तरीके से किडनैप कर लिया था। पुलिस ने पहले उसे कंग पुलिस स्टेशन में रखा और जो उस इंसान के साथ टॉर्चर हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने खालड़ा को टॉर्चर करने में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी और ऊपर से पुलिस इस बात को हमेशा से डिनाई कर रही थी कि हमें नहीं पता जसवंत सिंह खालड़ा कहाँ है। मतलब पुलिस साफ साफ मुकर चुकी थी। उधर जसवंत सिंह का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा था, जगह जगह एजिटेशन हो रहे थे, सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए। देखिए, अब आप ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन तब तक पुलिस जसवंत सिंह खालड़ा को मार चुकी थी। अब जसवंत सिंह खालड़ा को मारा कैसे और कहां मारा, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। डीजीपी केपीएस गिल रिटायर हो चुका था, बट जिस एसएसपी अजीत सिंह संधू ने यह सब किया था उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था। एसएसपी अजीत सिंह संधू के बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। वो एज एएसआई भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी दरिंदगी की वजह से कुछ सालों में एसएसपी बन गया था। उस दौर का वो सबसे दरिंदा ऑफिसर था। मतलब कि अजीत सिंह संधू को उस दौर में लोग कसाई भी कहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जलालत भरी जिंदगी से तंग आकर ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड किसी और ने की थी। उसे अजीत सिंह संधू की सुसाइड बना दी गई और अजीत सिंह संधू कुछ अब्रोड कनाडा अमेरिका चला गया। और अब ये पता कैसे चला कि जसवंत सिंह को किसने और कहां मारा। देखो, उस वक्त का एक एसएचओ होता था सतनाम सिंह, उसका एसपी होता था स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह बछड़ा, जिसने फिल्म में एज ए कुलजीत सिंह का रोल किया है। उसने जसवंत सिंह खालड़ा को किडनैप करने से लेकर मारने तक का सारा सफर अपनी आंखों से देखा था। उससे वादा किया गया था कि उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी, लेकिन उसकी नौकरी पक्की नहीं की गई। देखो, एक तो उसे अपनी नौकरी पक्की ना होने का दुख था,
और दूसरा गुस्सा था कि जसवंत सिंह खालड़ा को किस तरह से टॉर्चर किया गया और उसके गहरे निशान उसके दिल पर छप गए थे। उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस के एक अमृतसर में रिपोर्टर होते थे जिसका नाम था सतिंदर बैंस। कुलदीप उनके पास गया और बताया कि मुझे सारा सिनेरियो पता है कि जसवंत सिंह के साथ क्या क्या हुआ, जसवंत सिंह को किसने मारा। देखो इतना सेंसिटिव मुद्दा है और कौन पत्रकार इसे कैप्चर नहीं करना चाहेगा। कुलदीप ने जो बताया आप उसे ध्यान से सुनना, आपकी रूह कांप जाएगी। कहता कि डीजीपी केपीएस गिल ने तरन तारण के एसएसपी अजीत सिंह संधू को खालड़ा को रास्ते से हटाने के ऑर्डर दे दिए। खालड़ा को घर से किडनैप कर लिया गया। लगभग 2 महीने तक उसे बुरी तरह से मारा गया। खालड़ा की चेस्ट पर चाकू से कट लगाए गए। चाकू से कट लगाने के बाद उसमें नमक भरा गया। कुलदीप कहता है कि जो भी पुलिस वाला आता उसे डंडों से मारता, बड़ी बेरहमी से उसे टॉर्चर करता। मतलब कुछ ही दिनों में खालड़ा की टांगे तोड़ दी गई थी और खालड़ा अब अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। हर रोज खालड़ा को मार के उसे मनाने की कोशिश करते कि तू पुलिस वालों के केस से नाम वापस ले ले, बट जसवंत सिंह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक दिन क्या हुआ कि एसएसपी अजीत सिंह संधू के फार्म पर डीजीपी केपीएस गिल, खालड़ा और एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में डीजीपी केपीएस गिल ने सजेस्ट किया कि अब आप खालड़ा को एलिमिनेट कर दो, मतलब कि मार दो। जसवंत सिंह को एसएचओ सतनाम सिंह और उसकी टीम चब्बाल थाने में लेके गई। खालड़ा अधमरा तो पहले ही हो चुका था, बट इन पुलिस वालों ने फिर से उसे डंडों से मारना शुरू कर दिया। खालड़ा तड़प रहा था और पानी मांग रहा था और जब एसएचओ ने कुलदीप को पानी लेने के लिए भेजा तो उसने जसवंत सिंह के 2 गोलियां मारकर जसवंत सिंह की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। वो आवाज़ जो लाखों माँ बाप के दर्द की आवाज़ बनी हुई थी, वो आवाज़ जो बहरी सरकार को निर्दोष लोगों की चीखें सुनाना चाहती थी, वो आवाज़ जो बेकसूर मारे गए लोगों की आवाज़ थी, वो आवाज़ जो हजारों औरतों की लुट चुकी इज्जत की आवाज़ थी। और पुलिस ने हजारों लावारिस लाशों के साथ जसवंत सिंह को भी एक लावारिस लाश बना दिया। इतना टॉर्चर तो शायद मुगलों के राज में भी नहीं होता होगा जितना पंजाब पुलिस ने इस दौर में किया था। उसके बाद जसवंत सिंह की लाश पर कट लगा के सेंटर से फाड़कर हरी के पत्तन में फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी लाश आज तक नहीं मिली। तो उसके बाद कुलदीप सिंह की स्टेटमेंट काफ़ी हाईलाइट हो चुकी थी एज ए आई विटनेस। तो उस वक्त के जो अक्यूज्ड थे पुलिस ऑफिसर, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। कुलदीप ने सीबीआई कोर्ट में एज ए आई विटनेस गवाही दी। सीबीआई ने 9 पुलिस ऑफिसर पर किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज किया। 18 नवंबर 2005 को पंजाब पुलिस के 6 ऑफिसर्स को 7 साल की सजा सुनाई गई। देखो अगर खालड़ा ना मारा जाता तो ना जाने और कितने बेकसूर नौजवानों को मार दिया जाता, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई तब जाके ये पुलिस वाले बैक फुट पे गए थे। तब जाके पुलिस ने इलीगल किलिंग को कम किया था। उससे पहले तो जिसको दिल करता उसको मार देते थे। ये कहानी थी पंजाब के उस दौर की जिस दौर ने पंजाब को ऐसे दर्द दिए कि पंजाब के लोग चाहकर भी इसे भूल नहीं सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना वीडियो को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है वो जरूर बताएं। थैंक यू।